Hello, my lovely friends. Welcome to the Competitive Will. How are you all? And the main thing is that how was your preparation going on? Okay, I hope it's well, good, and fine. Now, today our topic is कि जो आपको यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, मतलब कि पारिभाषिक शब्दों की पूर्ण व्याख्या आपको करनी है। उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट व्यू लेकर आई हूँ, एक शॉर्ट थ्योरी लाई हूँ। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में जो पारिभाषिक शब्द आपके देखिए एग्ज़ाम में पूछे कौन से जाने वाले हैं, सबसे मेन बात तो ये है, ठीक है। आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू ज़रूर करिए। टॉपिक आर संगीत, नाद, श्रुति, अलंकार, सप्तक, थाट, राग, आलाप, तान, जाति, ग्राम, मूर्छना, गमक, मार्गी, देशी, रागांग, भरत कृत सारना चतुष्टयी, ध्वनि विवर्तन, अनुनाद, इष्ट एवं अनिष्ट स्वर। तो ये इतने सारे आप टॉपिक हैं जिनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये टॉपिक क्या है, और मेन चीज़ इन टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाद से। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये नाद का, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब से हमने म्यूज़िक पढ़ना स्टार्ट किया है, म्यूज़िक की थ्योरी को जानना शुरू किया है, तब से हम नाद है, श्रुति है, सप्तक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज़ नाद जो है वो कैसे बना है, तो नाद जो है वायु प्लस अग्नि से नाद बना है। क्वेश्चन आता है नाद के कितने प्रकार हैं, तो नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। आहत नाद क्या होता है कि जो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है, मतलब कि जब 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं तब जिस नाद की उत्पत्ति होती है उसको आहत नाद कहते हैं, क्योंकि उसमें आहत हुआ है ना, तभी तो वो नाद उत्पन्न हुआ है। इसी नाद के द्वारा सूर, मीरा इत्यादि ने प्रभु सानिध्य प्राप्त किया था और इस नाद का संगीत में विशेष महत्व है और जाना भी जाता है। सेकेंड वन इज़ अनाहत नाद। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनाहत नाद, जिसमें सिर्फ अनुभव किया जा सके, जो सिर्फ अनुभव से जाना जाए। यह नाद मुक्तिदायक है, लेकिन संगीत उपयोगी ये नाद नहीं होता। अब नाद की जाति या नाद के लक्षण के बारे में बात करते हैं तो 3 होते हैं, तारता, तीव्रता और गुण। तारता यानी नाद का ऊंचा नीचापन, ठीक है। तीव्रता यानी आवाज़ का जोर, छोटा बड़ापन। गुण यानी डिफरेंस इन साउंड, कि गुण में ये देखा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा हारमोनियम का साउंड तबले से डिफर है, तबले का साउंड हमारे अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें गिटार से अलग है। तो जो जिन नादों को हम डिफ्रेंशिएट कर सके, पहचान सकें कि ये किस इंस्ट्रूमेंट की मतलब आवाज़ आ रही है, सेम उसी तरह जैसे इंसानों की आवाज़ भी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, वैसी ही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं श्रुति की। तो श्रुति क्या होता है, जो नाद एक दूसरे से स्पष्ट पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। संख्या क्या होती है श्रुतियों की, श्रुतियों की संख्या है 22 और इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गान में प्रयुक्त होते हैं। स्वरमेल कलानिधि एक ग्रंथ है, हम जानते हैं कब लिखा गया है, 16th सेंचुरी में लिखा गया है। किसने लिखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ स्वरमेल कलानिधि, तो रामामात्य जी हैं। उसमें एक ये श्लोक दिया गया है, तस्य द्वाविंशत्रभेद श्रवणात् श्रुति योगता हृदयाभ्यंतर संलग्ना नाड़ियो द्वाविंशति घृता। ये इसलिए मैंने यहाँ डाला है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो श्लोक है वो किस ग्रंथ में है, स्वरमेल कलानिधि, ठीक है। इसके बाद हम अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार क्या है, विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचलित, ये संगीत रत्नाकर में बताया गया है और संगीत रत्नाकर के राइटर कौन है, शारंगदेव, जो 13th सेंचुरी में लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अलंकार की बात कर रहे हैं। अलंकार यानी ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स इनको हम पलटा भी बोलते हैं। देखिए ऑर्नामेंट्स यानी अलंकार क्या है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो और ब्यूटीफुल लगते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, है ना। वैसे ही म्यूज़िक में अगर हम ऑर्नामेंट्स यानी अलंकार का यूज़ करते हैं तो हमारा एक म्यूज़िक जो है वो ब्यूटीफाई हो जाता है, ठीक है। अब अलंकार के कई टाइप हैं, सरल अलंकार है, अर्ध जटिल अलंकार है, जटिल अलंकार है और अत्यधिक कठिन अलंकार है।
पॉइंट इज़ दैट कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के अलंकार होते हैं, तो आप 4 ऑप्शन बता सकते हैं। और अलंकारों का कोई भी वो नहीं है कि इतने ही अलंकार हैं, उनकी कोई भी नंबरिंग फिक्स नहीं है, मतलब कि कितनी भी अलंकारों की रचना जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट वन, सप्तक। हमें पता है कि 7 शुद्ध स्वरों के क्रमवार समूह को सप्तक कहते हैं। अभिनव मंजरी में कहा गया है, प्रथम सप्तकम मंद्रम द्वितीयम मध्यम स्मृतम तृतीयम तारम संगस्यादेवम स्थानम का मतम। 3 सप्तक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। अब ये तो मंद्र सप्तक यानी कि जो बहुत ही लो ऑक्टेव होता है, सप्तक को हम इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं, लो ऑक्टेव या लो टोन। मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव या मिडिल टोन, और तार सप्तक यानी कि हाई ऑक्टेव या हाई टोन। मंद्र में हमें खरज का अभ्यास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब तक खरज का अभ्यास नहीं होगा मंद्र सप्तक नहीं, क्योंकि ये इस पे हमारे हृदय और कंठ पर यानी गले पर प्रभाव पड़ता है। मध्य सप्तक जो है ईजिली गाया जा सकता है, और मोस्टली जो लोग अपनी सिंगिंग में यूज़ करते हैं वो मध्य सप्तक का ही यूज़ करते हैं। तार सप्तक हाई टोन आवाज़ बहुत ही ऊंची पहचानी जा सकती है। ठाट, ठीक है। ठाट के बारे में राग तरंगिणी, जिसके लेखक लोचन हैं, 15 सेंचुरी के आसपास की बात है, उसमें इन्होंने कहा है कि ग्राम और मूर्छना का परिमार्जन करके ठाट को सामने रखा गया है। मतलब कि उस टाइम पर लोचन के 16,000 राग थे, उसमें से 36 राग प्रसिद्ध थे। अब कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि कौन सा राग हम कैसे पहचानें, हम कैसे उनको जो अलग अलग डिफ़ाइन करें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, 12 थाट या मेल स्थापित किए। हम थाट को मेल भी बोलते हैं, तो उन्होंने 12 थाट या मेल स्थापित किए। वो 12 थाट या मेल कौन कौन से थे? भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्णाट, केदार, इमन, सारंग, मेघा, घनाश्री, पूर्वी, मुखारी और दीपक। ये थाट थे, 12 थाट। किसके द्वारा? लोचन के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोचन के द्वारा कितने थाट जो है वो प्रचलित किए गए थे। जैसे कि वेंकटमुखी के द्वारा 72 थाट बताए गए थे, है ना, वैसे ही हृदय नारायण देव ने 30 थाटों के बारे में जो है वो जिक्र किया था। पंडित वेंकटमुखी ने 72 थाटों के बारे में। और बाद में जो हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी आए, जिन्होंने हमारे म्यूज़िक को बहुत ही ईजियर बना दिया, कैसे स्वरलिपि पद्धतियों का विकास करके, जिसकी तरह से हम नोटेशन सिस्टम को जान पाए, और वो हमें बहुत हेल्प करता है ना। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्या किया, इन 72 थाटों में से 10 थाट बता दिए। अब हमें ये पता है कि जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत म्यूज़िक है उसमें 10 थाट माने गए हैं, लेकिन जो कर्नाटक संगीत म्यूज़िक है यानी दक्षिण संगीत पद्धति म्यूज़िक है, उसमें थाटों की संख्या मानी गई है 19। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखा गया है? वी नो वेरी वेल, पंडिता होबल जी के द्वारा। 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है, यानी 1650 की बात है। स्वरों का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, मेल या थाट कहलाता है। अभी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट और कर्नाटक संगीत में 19 थाटों के बारे में बात की गई है। अब वो 10 थाट हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है बिलावल थाट आता है। बिलावल थाट की विशेषता क्या है कि इसमें प्रत्येक स्वर जो है वो शुद्ध लगता है, और इसका आश्रय राग बिलावल है। राग बिलावल से थाट से उत्पन्न होने वाले कुछ रागों के नाम हैं, जैसे बिलावल, अलहैया, कुकुब, देवगिरी, मलुहा, दुर्गा, बिहाग, पहाड़ी आदि। सेकेंड नंबर पे कल्याण थाट। कल्याण थाट का आश्रय राग होता है यमन, और इसकी पहचान है, इसमें माँ जो स्वर है, माँ तीव्र लगता है कल्याण थाट में, और बाकी के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इससे रिलेटेड, इससे उत्पन्न कुछ राग हैं, जैसे राग भूपाली हो गया, कल्याण, चंद्रकांत, हिंडोल, मालश्री, हमीर, सारंग, केदार आदि। ये सारे जो हैं वो कल्याण थाट से उत्पन्न माने गए हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं खमास थाट। खमास थाट की बात करें तो इसमें क्या है, नी कोमल लगता है, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। अगर हम पता थाटों को डीपली पढ़ लें तो हम सॉन्ग भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो सॉन्ग हम गा रहे हैं या कोई राग गा रहे हैं किस थाट का, इसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं। हम इजीली उसको, मतलब अगर हम हारमोनियम पे प्ले कर रहे हैं उसको, तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका आश्रय राग है खमाज।
और इसमें कुछ राग उत्पन्न हैं, जैसे तिलंग हो गया और आपका झंझोटी हो गया, ठीक है। और उसके बाद सोरठा, द्वितीय दुर्गा, जय जयवंती, खम्बावती आदि, ये सारे के सारे खमास थाट से उत्पन्न है। आसावरी थाट की बात करते हैं तो आसावरी थाट में गा, धा और नी ये स्वर कोमल लगते हैं, बाकी के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका आश्रय राग है आसावरी। इससे कौन कौन से राग उत्पन्न होते हैं? जौनपुरी है, देवगंधार है, सिंधु भैरवी, देशी, दरबारी, अड़ाना, कान्हड़ा आदि, ये सारे राग आसावरी थाट से उत्पन्न माने जाते हैं। काफी राग की अगर हम बात करें तो गानी कोमल, बाकी के सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका आश्रय राग है काफी। कौन कौन से राग इससे उत्पन्न हैं? गौड़ मल्हार, मियाँ मल्हार, शुद्ध मल्हार, सारंग, शुद्ध सारंग, सैंधवी, सिंदूरा, घनाश्री, पीलू, भीम पलासी, वृंदावनी, बागेश्वरी आदि। इसके बाद हम थाट भैरवी की बात करते हैं तो थाट भैरवी में रे गा धानी कोमल लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। देखिए जनरली कन्फ्यूज़न कहाँ पर होती है? राग भैरवी और भैरव में कन्फ्यूज़न हो जाती है। हाँ, मुझे भी हुआ करती थी, लेकिन भैरव में क्या है, रेधा कोमल लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन भैरवी में रे गा धानी कोमल लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो भैरवी का आश्रय राग भैरवी है। इससे मालकोश, बिलास खानी तोड़ी, घनाश्री आदि ये राग उत्पन्न होते हैं। और भैरव से अहीर भैरव, प्रभात, रामकली, शिव भैरव, जोगिया, कलिंगड़ा आदि राग उत्पन्न होते हैं। फिर थाट मारवा की बात करते हैं तो रे कोमल, मा तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं थाट मारवा में। इसका आश्रय राग मारवाई है। और इससे राग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? जेत है, मालिंगौरा है, पंजम, बराटी, विभास, सोहनी आदि, ये सारे राग उत्पन्न होते हैं। थाट पूर्वी की बात कर लेते हैं तो थाट पूर्वी में क्या है कि थाट पूर्वी, जस्ट अ मिनट, हाँ, पूर्वी में रेधा जो है वो कोमल लगता है, मा तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध। इसका आश्रय राग है पूर्वी। कौन कौन से राग उत्पन्न होते हैं? मालवी, गौरी, घनाश्री, पूरिया तथा जैताश्री आदि। 10वां थाट है तोड़ी, रेगाधा कोमल, माँ तीव्र, अन्य स्वर शुद्र। इसका आश्रय राग बताया गया है तोड़ी, मुल्तानी आदि। तो हमने 10 थाट देखे। राग बिलावल, थाट बिलावल देखा, कल्याण थाट, खमाज, आसावरी, काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। तो ये 10 थाट आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ कौन से थाट में कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राग की। तो योग्यम ध्वनि विशेष वस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जनचित्ताना सराग कीर्तो बुधे। ये बात अभिनव राग मंजरी में बोली गई है। राग जो है वो किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। स्वर तथा उसमें वर्ण हो राग में, वो राग होता है। राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य हो, मतलब कि 5 स्वरों से कम राग नहीं बनाया जा सकता। और षडज वर्जित नहीं होता। षडज वर्जित हो जाएगा, सा इज द बेस ऑफ म्यूजिक, हम षडज को वर्जित नहीं कर सकते। मध्यम तथा पंचम ये दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हम सा पा सा का यूज़ करके राग को सिंग कर सकते हैं, और जिसमें पा नहीं यूज़ होता है उसमें माँ का यूज़ करते हैं। तो आरोह और अवरोह होना चाहिए राग में। वादी व संवादी स्वर अवश्य रहते हो। राग जातियाँ क्या है? राग की 3 जातियाँ, मेन 3 जातियाँ हैं। वैसे तो राग की 9 जातियाँ मानी गई हैं। कैसे? अभी बताती हूँ। तो राग की 3 जातियाँ हैं, औड़व, शाड़व और संपूर्ण। ठीक है, औड़व यानी जिसमें 5 स्वर प्रयोग हो, शाड़व यानी जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग हो, और संपूर्ण यानी जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग हो। अब इनकी उपजातियाँ कैसे बन गई? देखिए, अगर संपूर्ण जाति है यानी 7 स्वरों का प्रयोग है, संपूर्ण शाड़व यानी आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो संपूर्ण शाड़व हो गया। संपूर्ण औड़व यानी आरोह में 7 और अवरोह में 5 स्वरों का यूज़ किया जाए तो वो संपूर्ण औड़व हो गया। इसी तरह शाड़व संपूर्ण, शाड़व शाड़व, शाड़व औड़व हो गया, औड़व संपूर्ण, औड़व शाड़व, औड़व औड़व हो गया। तो इस प्रकार कुल कितनी जातियाँ हो गई? 9। आलाप की बात करते हैं। तो आलाप क्या है कि राग के स्वरों को धीमे से विस्तार करना आलाप कहलाता है। आलाप में राग के स्वरों की रक्षा करना आवश्यक है, कि मतलब जो स्वर राग में यूज़ हो रहे हैं उन्हीं का हम स्लोली जो है वो एक तरीके से एक्सपेंड करेंगे उसको, वही आलाप होता है।
जैसे कि एक हम बात से समझ सकते हैं कि ताल जो है वो एक कहानी है और आलाप एक उपन्यास है। जिस प्रकार उपन्यास में पाठकों के समक्ष घटनाओं के क्रम को धीरे धीरे एक विस्तृत क्रम में रखा जाता है, उसी प्रकार आलाप में भी राग में लगने वाले प्रत्येक स्वर के उपयोग करने के क्रम को क्रमशः विस्तार सहित प्रस्तुत किया जाता है। पहले मंद्र में हम करेंगे विस्तार, आलाप में मतलब आलाप में क्या करते हैं, स्वरों का विस्तार पहले मंद्र सप्तक में करेंगे, फिर मध्य में ले जाएंगे, फिर तार में ले जाएंगे। आलाप की क्रिया के 4 भाग हो गए मेन, स्थायी, अंतरा, संचारी व आगभोग। एक स्वस्थान नियम प्रचलित था जो आलाप करने का एक विशेष नियम होता था। इसके कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। स्थायी स्वर जिसको अंश स्वर कहा गया, जिस पर समस्त राग, पूरा का पूरा राग डिपेंड होता था। दीर्घ स्वर, स्थायी स्वर से चौथा स्वर उसको दीर्घ स्वर बोलते थे। द्विगुण स्वर, स्थायी स्वर से 8वां स्वर उसको द्विगुण स्वर बोलते थे। अर्ध स्थित स्वर द्विगुण और द्विआद स्वरों के बीच के स्वर को अर्ध स्थित स्वर बोलते थे। इसी के बाद हम तान की बात कर लेते हैं। अब येन विस्तारते रागा सा तान कथ्यते बुधे शुद्ध कुट विभेदना दिभासते समेता। ये बात श्री मलच्छ संगीत में बोली गई है। तान भी वही चीज़ है, राग का विस्तार करना, लेकिन डिफरेंस क्या है आलाप और तान में। आलाप में हम बहुत ही स्लोली उसको जो है एक्सपेंड करते हैं, लेकिन तान में हमारी स्पीड बढ़ाती है। ठीक है, तो रागों को उलट पुलट करना मतलब स्वरों को उलट पुलट करना, स्वर प्रस्तार करना। स्वर प्रस्तार को खंड मेरु बोला गया। खंड मेरु क्या है, एक गणित की एक विधि होती है। जैसे कि सपोज दैट आपके पास सारे गा है, अब इस सारे गा स्वर को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, रे सा गा, सा गा रे। ठीक है, तो ये मैथ्स के तरीके से चलता है। तो एक गुट में हो गए 3 स्वर, 3 स्वरों से ये बन गए, हमने अलग अलग करके रखा, 35 गुट बन गए। तो 35 × 6 यानी 210 तानें बन जाती हैं। इनको पलटे तथा फिक्रे भी कहा जाता है। तानों के 5 जो है वो मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से? सरल तान, आरोही तान, अवरोही तान, फिरत तान और रागाग तान। तानों के कुछ अन्य प्रकार जैसे कि मिश्र तान हो गई, खटके की तान हो गई, झटके की तान हो गई, वक्र तान, अचरक तान, सरोक तान, लड़ंत तान, गिटकरी तान, जबड़े की तान, बोल तान आदि। ठीक है, जाति क्या है? श्रुति प्लस ग्रह स्वरादि समूह, ये सब मिलकर जाति बनाती हैं। जाति यानी जिससे रस की उत्पत्ति हो। जाति में 10 विधि जाति लक्षण बताए गए हैं और वो 10 विधि जाति लक्षण क्या है? ग्रह, अंश, न्यास, तार, मंद्र, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व और षाढ़त्व। ग्रह स्वर अंश स्वर यानी जहाँ से जाति का प्रयोग प्रारंभ होता है। अंश जिससे राग अभिव्यक्त हो सके। मंद्र और तार मतलब जहाँ से हमें इनका डिफरेंस पता चल सके। न्यास और अपन्यास, न्यास हो गया अंतिम स्वर और अपन्यास होता है जहाँ पर स्वरों का ठहराव होता है। राग में जहाँ पर स्वरों का ठहराव होता है उसे हम अपन्यास बोलते हैं। अल्पत्व बहुत को है यानी कमी और अधिकता, जिन स्वरों का यूज़ जो है वो कम हो वो अल्पत्व हो गया, जिनका ज़्यादा हो बहुत हो गया। फिर षाढ़त्व औड़त, हमको पता ही है षाढ़त्व यानी 6 स्वर, औड़त्व यानी 5 स्वर। और जाति को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, शुद्ध और विकृत। तो कई सारे बच्चे हैं डेफिनेशन वाले, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था डिस्कस, जस्ट अ मिनट। हाँ, कि अभी आपका ग्राम बचा है, मूर्छना, गमक, मार्गी, देशी। तो ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश है। इनकी शॉर्ट थ्योरी लाना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनको समझना, डीपली समझना पड़ेगा। आई विल ट्राई कि मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं, ग्राम और मूर्छना और इन सब चीज़ों के लिए। अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एंड आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेकिन अभी तब तक मैंने ना छोटे से पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो I hope it will helpful for you. Keep practicing, keep reading और mock टेस्ट लगाना ना भूलिए, प्रिकॉशन प्रैक्टिस करना ना भूलिए। वो डेली करते रहिए और उन टॉपिक को पढ़ते रहिए। ये देखिए कि हमारा कौन सा पॉइंट है जो बहुत ही वीक जा रहा है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, वी नो कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आई मस्ट से इट। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइज।